हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 6 हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा लैंग्वेज, लिपि स्क्रिप्ट, व्याकरण ग्रामर। बच्चे कक्षा 5 से कक्षा 6 में आ गए हैं। नए जोश और नई किताबों के साथ बच्चों का नई कक्षा में आज पहला दिन है। देखिए पिक्चर में टीचर बच्चों से इंट्रोडक्शन कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। कक्षा में अध्यापिका मुस्कुराती हुई आती है और सभी बच्चों से बोलकर उनका नाम पूछती है तथा सभी बच्चे सुनकर अपना अपना नाम बताते हैं। इसके बाद इस पिक्चर में क्या है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है और बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद अध्यापिका शामपट मीन्स ब्लैक बोर्ड पर समय सारणी मीन्स टाइम टेबल लिखकर बच्चों से डायरी में लिखने के लिए कहती है। बच्चे पढ़कर तथा समझकर समय सारणी अपनी डायरी में लिखते हैं। आपको भी ऐसे ही लिखवाया जाता है, फर्स्ट डे ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिया जाता है। आपने ध्यान दिया है कि उपयुक्त वाक्यों में अध्यापिका और बच्चे बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन के भावों को एक दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यह प्रक्रिया भाषा कहलाती है। देखो बेटा, जब आप अपने मन के भावों को बोलकर, सुनकर या लिखकर, पढ़कर एक दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे हम भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। जो हमारे मन के भाव और विचार है या दूसरों के मन के भाव और विचार है, वो हम तक पहुंचाना और हमारे उन तक पहुंचाना ही भाषा है। आगे है बेटा, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा यानी जो हम मुख द्वारा बोलकर करते हैं। एक है लिखित भाषा यानी लेखन द्वारा जो हम लिखकर करते हैं। आगे है बच्चों मौखिक भाषा की डेफिनेशन। मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा है। देखो क्या है, जब हम अपने मन के भाव, जो हमारे मन में बातें होती हैं, उनको हम बोलते हैं और दूसरों की बातों को हम सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे नीचे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, राहुल आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? मुझे बुखार था इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आया। ये देखो, ये राहुल ने अपने फ्रेंड से प्रश्न पूछा, उसके फ्रेंड ने उसको ये आंसर दिया। आज मैडम ने समय सारणी लिखवा दी है। अच्छा सनी, क्या तुम समय सारणी ईमेल कर दोगे? हाँ जरूर। देखो ये तो मौखिक भाषा में इनकी कन्वर्सेशन थी। जो इसके जो मन के भाव थे उसने अपने दूसरे फ्रेंड को बताए और जो भी आपस में उन्होंने बातचीत करनी थी उसको इन्होंने बोलकर और सुनकर पूरा किया, तो इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। भाषा के मौखिक रूप को हम प्राचीनतम, यानी प्राचीनतम क्या होता है, यानी पुराना, ये पुराना रूप है। यह रूप सहज होता है और इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। नंबर 2 है लिखित भाषा। अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरों के मन के भावों को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। देखो उसमें मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम लिखकर प्रकट करते हैं और जो दूसरों के हैं वो हम पढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल है, सनी कंप्यूटर पर समय सारणी लिखकर ईमेल करता है। उसका दोस्त ईमेल पढ़कर उसे समझता है तथा अपने दोस्त को धन्यवाद देता है। देखो ये लिखित भाषा की प्रक्रिया होगी ना बेटा। सनी ने समय सारणी लिखी और राहुल ने उसे पढ़ा, फिर उसने उसको थैंक्स बोला।
किसी भाव, विचार या ज्ञान को सुरक्षित स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित होता है। देखो बेटा, जो भी विचार है या भाव है उनको अगर हम लिखकर एक स्थायी रूप यानी उसका सीमित रूप हो जाता है। लिखकर जितना हम लिखते हैं उतना ही वो समझते हैं या पढ़ते हैं, तो उसका जो रूप है वो सीमित हो जाता है। आगे है बच्चों सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मीन्स जब हम अपने मन के विचार या भाव है उनको किसी संकेत के द्वारा समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। बच्चों, आपने चौराहों पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी, ध्यान दिया होगा कि लाल बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और हरी बत्ती के जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये सभी क्या है? संकेत है। इस प्रकार की भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। कई बार संकेतों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना। टीचर करते हैं ना आपको, हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा करते हो ना, ये भी आप लोग। लेकिन हमारे संकेतों के द्वारा अपनी बात कहीं व समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि हर बात हम इशारों से तो नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें लिखकर या बोलकर ही समझाना पड़ता है। इसके लिए हमें मौखिक और लिखित भाषा की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए सांकेतिक रूप को भाषा की मान्य श्रेणी में नहीं रखा जाता। यानी ये जो इशारों की जो भाषा है, जो सांकेतिक भाषा है, वह मान्य श्रेणी में इसको हम मान नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई रूप ही नहीं है। देखो, अगर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। तो सांकेतिक भाषा जो है वो मान्य श्रेणी में नहीं आती। आगे है मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है मातृ, यानी माता की भाषा। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा शैशवावस्था कौन सी होती है बेटा? में सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है। शैशवावस्था यानी जब वो एक शिशु होता है, एक नन्हा बच्चा होता है, तो वो अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहेंगे। बच्चा जिस परिवार में रहता है, बड़ा होता है, उस परिवार के सदस्यों की भाषा को अपनाता है और सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। देखो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में पंजाबी भाषा या बागड़ी भाषा या सिंधी भाषा का प्रयोग होता है। तो जो आपकी जो ये मातृभाषा है, ये आप अपने घर से, अपने माँ से, अपने परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, इसे हम मातृभाषा कहेंगे। आगे है बोली। बोली मौखिक भाषा का एक स्थानीय रूप है। ये किसका रूप है? मौखिक भाषा का, जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुआमनी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी आदि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। देखो बच्चों, हर जगह की अपनी अपनी बोली होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं लोग, राजस्थान में बागड़ी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं। यानी सब जगह की जो बोलचाल की भाषा है वो बोली, उसे हम बोली बोलते हैं, उसे हम भाषा नहीं कह सकेंगे। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा, बोलचाल की भाषा, नो लिखित भाषा, बोलचाल की जो भाषा है, मौखिक भाषा को हम बोली कहते हैं, बोली कहलाती है ये। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। देखो, भाषा को जो क्षेत्र है वो, देखो भाषा जो है वो हर जगह काम आती है,
इंग्लिश है, हिंदी है, इसको उर्दू है, जो भी भाषा है वो हर जगह काम आती है। लेकिन जो बोली है वो उसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, यानी वो अपनी ही जगह में अपने ही लोगों से बोल सकते हैं। भाषा में साहित्य रचना और ज्ञान का संग्रह होता है। देखो, भाषा में तो हम साहित्य लिख सकते हैं और ज्ञान का भी वो भंडार है। बोली का साहित्य कथा, किंवदंतियों और लोकोक्तियों तक ही सीमित रह जाता है। देखो, इसको कथा जो हम बोलकर लोगों को सुनाते हैं, किंवदंतियों और लोकोक्तियों तक ही सीमित रहता है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। आगे है बेटा राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बेटा, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिले। देखो, जिस भाषा को पूरे राष्ट्र में बोला जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। आगे विशेष है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का दूसरा स्थान है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। देखो बेटा, सिर्फ 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। वो ये भाषाएं हैं, सबसे पहले हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, काकनी, मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त की है। आगे है लिपि। मनुष्य ने जब भाषा का विकास करना आरंभ किया तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की जरूरत महसूस हुई। फिर उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप में देना शुरू कर दिया, जो लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, अंग्रेजी वैसे नहीं लिखी जाती। हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की रोमन। देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मराठी, मैथिली, बोडो आदि लिखी जाती हैं। इसी प्रकार रोमन लिपि में भी विश्व की कई भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि लिखी जाती हैं। कुछ अन्य लिपियां इस प्रकार है, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाल की बांग्ला आदि। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। आगे है बेटा विशेष। भाषा मुख्य रूप से मौखिक होती है, लिखने के ढंग का विकास बाद में। ठीक है, उसके बाद है व्याकरण। ये देखो, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम्हारे को कहाँ जाना है? मेरे को बाजार जाना है। इस चीज़ को आपने समझना है। अक्सर बच्चे इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह भाषा अशुद्ध है। देखो, ये अशुद्ध है ना, तुम्हारे को कहाँ जाना है, मेरे को बाजार जाना है। ऐसा तो ये शुद्ध रूप तो नहीं है, ये अशुद्ध रूप है। व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने आदि का ज्ञान व्याकरण ही करवाता है। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा की एकरूपता को बनाए रखा जाता है। अतः
हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ठीक है बेटा। व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के विषय के बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत आपको वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। आओ पाठ दोहराएं। ये जो आपने पढ़ा है उसको हम आगे दोहरा रहे हैं। मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने का साधन ही भाषा है। मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के भावों को समझना मौखिक भाषा है। लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के मन के भावों को समझना लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में नहीं की जा सकती। किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता मिली थी। भाषा के लिखने के चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे बेटा कुछ एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। अभ्यास ये आपको मौखिक करना है। आप घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में कोई 5 वाक्य बोलिए, वो आपको बोलने हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, ये आपने अभी पढ़ा ही है। आगे है लिखित में। निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान आपको लगाना है। मन के भावों को केवल बोलकर प्रकट किया जा सकता है। बताओ बेटा। क्रॉस, क्योंकि मन के भावों को हम लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। टिक। सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में की जाती है? नहीं। मौखिक भाषा भाषा का स्थायी रूप है? हाँ। भाषा और बोली में अंतर होता है? होता है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? नहीं, 22। लिखने के व्यवस्थित चिन्हों को लिपि कहते हैं? हाँ। व्याकरण के 2 अंग होते हैं? नहीं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? सही का निशान लगाकर आपको बताना है। रेडियो से गाना सुनना, ये क्या है? मौखिक भाषा है। पत्र लिखना, ये लिखित भाषा है। वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलना, ये मौखिक भाषा है। दादी का कहानी सुनाना, मौखिक भाषा। ईमेल करना, ये लिखित भाषा है। SMS करना, ये लिखित भाषा है। निम्नलिखित भाषाएं किन प्रदेशों में बोली जाती है? आपको मिलान करना है। इधर भाषाएं दी हैं, यहाँ प्रदेश दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है कश्मीरी। कश्मीरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। तमिल, तमिलनाडु में। पंजाबी, पंजाब में। बंगाली, पश्चिम बंगाल में। गुजराती, गुजरात में। और मलयालम, केरल में। आगे है बेटा, ऐसी कोई 4 भाषाएं लिखिए जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। क्वेश्चन 5 है, दिए गए शब्दों को उचित स्थान में भरकर वाक्य पूरे कीजिए। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाए उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मौखिक भाषा। जब कोई संकेत के माध्यम से कुछ समझता है तो उसे या समझाता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने की
क्या होती हैं? क्या अलग अलग होती हैं? आप सोचकर बता सकते हैं? लिपि। लिपि अलग अलग होती है। भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें डैश कराता है। कौन कराता है? अभी आपने पढ़ा है व्याकरण। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। व्याकरण के अंग वर्ण विचार और कौन से होते हैं बेटा? अभी पढ़ा है आपने शब्द विचार। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। भाषा किसे कहते हैं ये भी आपने पढ़ा है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप में क्या अंतर है? बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए और व्याकरण से आप क्या समझते हैं। आगे एक्टिविटी है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारी संस्कृति अनेकता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। मान लीजिए आप कक्षा के मॉनिटर हैं और आप चाहते हैं कि कक्षा के सभी बच्चे मिलजुल कर रहें। इसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है बेटा, ओके। ये आज आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया। भाषा, व्याकरण और लिपि। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चा, आपको सभी को सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है और अच्छे से याद करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।